सुरेश एक मजदूर है और कांताबाई भी घरों में काम करने जाती है। दोनों बच्चे के लिए ही बच्चे को अकेले घर पर छोड़कर जाते हैं। वह घर के बाहर ही मिट्टी में खेलता रहता है। एक दिन अमित को बुखार आ गया। कांताबाई काम पर जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत गुस्सा होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन रोज रोज ये ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे देती हूँ। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कांताबाई बेटे की भूख के लिए ही बेटे को बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तब मेम साहब उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी। आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं कांताबाई, आज किसी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे रवि को जुकाम है। आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन ना जाने मेरे बेटे की क्या हालत हो रही होगी। बस अब रोना बंद करो और कपड़े धोना शुरू करो। कांताबाई आंखों में आंसू, मन में उदासी, चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए हुए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मेम साहब अपने बेटे रवि को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी अमित की माँ कांताबाई घरों में काम करने जाती तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब आया और उसने अमित को पहचान लिया। हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी? अरे तू हमारी काम वाली का बेटा ही तो है, जिसको वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम अच्छे से करती है। बर्तन, कपड़े और फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमकता हो। जी। चल कोई नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। आखिर तू मेरी नौकरानी का बेटा जो है। रवि अपने सभी दोस्तों के सामने अमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन अमित खामोश रहता है, क्योंकि रवि ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित ऐसे ही अपनी जॉब और स्टडी करता रहता है। रवि रोज रोज पार्टी करता है, ड्रिंक करता है और पढ़ता नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बात करने लगी। कांताबाई भी वही काम कर रही है। रवि, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हो? ओह मामा, आप फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी कर तो रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी? तुम्हारे अंदर सारे बुरे गुण आ गए हैं। मामा, यू नो, हम रिच लोग हैं और ये सब शौक होते हैं। आप इनको ऐप मत कहो प्लीज। रवि, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना बिजनेस करूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दो। वो देख, काम वाली का बेटा खुद काम करता है और पढ़ता भी है, अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखता है। माँ, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी काम वाली का बेटा नहीं हूँ। अब ज्यादा देर मत करो, पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा और दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा यह हुआ कि अमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। अमित
उसने अपना अच्छा घर बना लिया और माँ के लिए घर नौकर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई बिजनेस नहीं खोला। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं है? माँ, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुझे 50 लाख दे चुकी हूँ। माँ, जरूरत है, बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी खराब चले जाएंगे। माँ, एक काम करते हैं, घर पर लोन ले लेते हैं। रवि की माँ उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ दिन बाद उसकी माँ को पता चलता है कि रवि सट्टा खेलता है और उसने सब कुछ सट्टे में बर्बाद कर दिया। और अमित की अपनी एक कंपनी है। उसको अपनी पुरानी बात सोचकर बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अपने बेटे के साथ रवि के घर आती है। नीम साहब, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे दिन बदल दिए। लेकिन नीम साहब, ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड न कराए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहाँ रेवती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रेवती अंधी थी, पर वो अपने हुनर में माहिर थी। रेवती उम्दा किस्म के मटके बनाया करती थी। वो अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसी झोपड़ी से मटके बेचा करती थी। इस तरह उसका गुजर बसर चल जाता था। एक रात की बात है, अचानक रेवती की कुटिया में एक चोर घुस आया। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे लगा कि रेवती उसे एकटक देखे जा रही है। चोर घबरा गया। फिर अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। बाहर से आवाज आई, अम्मा, आप घर के अंदर ही रहिए, गांव में चोर घुस आया है, आप बाहर ना आना। ठीक है मंजली। चोर को समझ आ गया कि रेवती देख नहीं सकती। तभी वो दबे पांव खिसकने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रेवती बोल पड़ी, बेटा बाहर मत जा, बाहर लोग तुझे ही ढूंढ रहे होंगे। आप तो देख नहीं सकती, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कुटिया में हूँ? जब भगवान कोई एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी शक्ति को ताकत दे देता है। मैं देख नहीं सकती, पर महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे आसपास ही है। आप शोर मत मचाना, वरना गांव वाले मुझे मार ही डालेंगे। शोर मचाना होता तो कब का मचा चुकी होती बेटा। मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि तू अच्छा इंसान है। शायद तेरी कोई मजबूरी हो जिस वजह से तू चोरियां कर रहा है। पेट से बड़ी कौन सी मजबूरी हो सकती है अम्मा? ना मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही कोई काम आता है मुझे, तो पेट की भूख शांत करने के लिए चोरियां करता हूँ। अगर बात भूख की है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं अंधी हूँ, लेकिन मटके बनाकर अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। तू मेरी मदद कर दे और मेरे साथ ही खाना खा लिया कर। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। अंधी माँ ने मंटू को खाना खिलाया और उस रात वो कुटिया में ही सो गया। अगले दिन से मंटू रेवती को मटके बनाने में मदद करने लगा। वाह अम्मा, आप तो गजब के मटके बनाती हो। हाँ, खानदानी काम है हमारा। आपके कोई बच्चे बच्चे नहीं है क्या? है ना, एक बेटा है। तो आप यहाँ क्यों रहती हो? अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती? सबके नसीब में अपने अपने दुख होते ही हैं। मेरे बेटे को तब तक माँ से प्यार था जब तक माँ घर का सारा काम करती थी, पर जैसे ही मेरी ये आँखों की रोशनी चली गई, सारा प्यार भी चला गया। उसके लिए मैं बोझ बन गई और रोज रोज की किटकिट से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं अकेले। पर अम्मा, आप अकेले कैसे सब कुछ संभाल लेती हैं? ये काम वाले हैं ना, सब के सब बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देता है। आज से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मंटू रेवती का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो रेवती के लिए खाना बनाता, घर की सफाई करता और मटकों को भी संभाल कर रखता था। मानो अंधी रेवती को सहारा मिल गया था। कुछ दिनों बाद, अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि शहर के बाजार जाकर मटके बेचूं, उससे मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर तू कर सकता है तो जरूर कोशिश कर। अगले दिन मंटू शहर के बाजार गया और मटके बेचने लगा। अम्मा के बनाए हुए मटकों की शहर में काफी मांग हो गई थी
और मंटू के सारे मटके हाथों हाथ बिक गए। मंटू जब घर लौटा, अम्मा तुम मानोगी नहीं कि आज क्या हुआ। क्या? जैसे ही मैंने आवाज लगाई, औरतों की भीड़ आ गई। एक एक औरत 2-2, 3-3 मटके खरीद के ले आई। अच्छा हुआ, तू खुश है ना? बहुत खुश अम्मा, बहुत खुश। एक दिन रेवती से मिलने उसका बेटा रजत आया। ये कौन है अम्मा? ये मेरा दूसरा बेटा है, मंटू। क्या? इसे मैंने जन्म नहीं दिया, पर सगी माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। ये सब बातें तुझे समझ नहीं आएगी बेटा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रजत गुस्से से चला गया। मंटू अक्सर मटके लेकर शहर जाता और उसके मटके तुरंत बिक जाया करते थे। आमदनी अच्छी हो रही थी। ये एक दिन रजत ने देख लिया और तभी उसके मन में लालच आ गया। अगर उसकी माँ उसके साथ रहती तो ये सारे पैसे उसके होते, पर अब ये पैसे मंटू के थे। अब से रजत मंटू पर नजर रखने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन रजत पुलिस को अपने साथ लेकर आया। पुलिस मंटू को गिरफ्तार कर रही थी। अरे लेकिन बात क्या है? माँ, तू नहीं जानती इस लड़के ने तुझे कितना ठगा है। ये शहर में तेरे मटके बेचकर बहुत कमाता है और तुझे आधा पैसा भी नहीं देता। क्या? हाँ माँ, पूछ इस लड़के को कि तेरे पैसे कहाँ हैं। मंटू, क्या ये सच बोल रहा है? तू मुझे धोखा दे रहा है? नहीं अम्मा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तो बता, सारे पैसे कहाँ गए? और बस तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई और कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी वहाँ आए। रेवती शास्त्री। मैं हूँ, बोलिए। मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी आँखों का कल ऑपरेशन है। आपके बेटे ने आपके ऑपरेशन के पैसे भरे थे, तो कल डॉक्टर ने ऑपरेशन फिक्स किया है। रजत, तूने पैसे भरे? नहीं, आपका दूसरा बेटा मंटू। ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू निकल आए। वो सारे पैसे मैंने अस्पताल में जमा कर दिए तुम्हारी आँखों के ऑपरेशन के लिए अम्मा। मंटू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं इस नीच की बातों में कैसे आ गई? हे भगवान, माफ कर दे मुझे मंटू। जाने दे अम्मा, जो हुआ सो हुआ। कल तेरा ऑपरेशन है, तू एक बार फिर दुनिया देख पाएगी। रजत, निकल जा इस घर से। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। रेवती ने मंटू को गले लगा लिया। अगले दिन रेवती की आंखों का ऑपरेशन हुआ और एक बार फिर वो देख सकती थी। और ये सब संभव हुआ मंटू की बदौलत। मंटू अंधी माँ की लाठी बन गया था। काश हर माँ का बेटा मंटू की तरह हो।